खबरें में आपका खैर मकदम है। मैं हूं कासिम सैयद। इस वक्त हमारा मुल्क एक अजीब व गरीब किस्म की कशमकश और बहरान में मुब्तला है। 5 रियासतों में इंतखाब हो रहे हैं। ख़ास तौर से उत्तर प्रदेश की तरफ सबकी निगाहें हैं। लेकिन इसी इंतखाबात के दौरान कर्नाटक से हिजाब का जो तनाज़ा शुरू हुआ था वो धीरे धीरे पूरे मुल्क को अपनी गिरफ्त में ले रहा है। और बाज़ हलकों की जानिब से ये बात कही जाने लगी है कि यह तनाज़ा इंतखाब में फ़ायदा हासिल करने के लिए शुरू किया गया था। और एक बार फिर मुस्लिम लड़कियां हिजाब के मामले पर सड़कों पर उतर आई हैं और धीरे धीरे पूरा मुल्क उसकी गिरफ्त में आ रहा है। अगरचे ये बात कही गई है कि हिजाब का तनाज़ा सियासी फ़ायदा हासिल करने के लिए किया गया है, लेकिन इस दौरान में मुस्लिम जमातों के ताल्लुक़ से, उनके लीडरों के ताल्लुक़ से एक बार फिर वही शिकायत पैदा हो रही है जो शिकायत CA-NRC तहरीक के दौरान पैदा हुई थी। यानी उन्होंने पुरस्कार खामोशी अख्तियार कर रखी है और एक बयान देने के बाद अपनी जिम्मेदारी अदा कर दी है। ख़ास तौर से वो तहरीकात जिनसे इस बात की उम्मीद की जा रही थी कि वो हिजाब के तनाज़े में रहनुमाई करेंगी और आगे बढ़कर उसमें हिस्सा लेंगी, वो न जाने क्यों खामोश हैं। इस तरह की मुख्तलिफ इशूज़ पर आज हम बात करेंगे नवेद हामिद साहब से, जो मुस्लिम मदनी मशावरत के सदर हैं और कई दहाइयों से मिली सियासत में सरगर्म हैं और कौमी इशूज़ पर बहुत गहरी निगाह रखते हैं। नवेद हामिद साहब, रोज़नामा खबरें में आपका खैर मकदम है। ये हिजाब का तनाज़ा जो शुरू हुआ है कर्नाटक से, तो क्या इसको हवा देने में मुसलमानों का भी रोल नहीं है? क्या इसको सड़कों पर लाना ज़रूरी था? जिस तरह से एहतजाज, देखिए, मुसलमानों का रोल नहीं है और यह रोल है, उसको इस तनाज़ुर में समझने की ज़रूरत है कि मुसलमान एग्रीव्ड पार्टी है। जब अदालत उसको समझने के लिए तैयार नहीं है, जब एडमिनिस्ट्रेशन समझने के लिए तैयार नहीं है, तो एग्रीव्ड पार्टी क्या करती है? जो एग्रीव्ड पार्टी होती है वो कहीं ना कहीं तो बात रखती है ना। तो उसने सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया, तो आज सड़कों पर भी तो उतरे हैं, एहतजाज हो रहा है। देखिए पूरे मुल्क में जो कर्नाटक का है, दिल्ली में एहतजाज हो रहा है, देखिए दिल्ली में एहतजाज हो रहा है या दूसरी जगहों पे एहतजाज हुआ है, उसमें जज्बात भी हैं और सियासत भी है, दोनों चीजें हैं। और वही है कि अगर कर्नाटक का हुकूमत ये कह देती कि ठीक है, जब तक कोई फैसला नहीं आएगा हम इजाज़त देते हैं, बजाय इसके ये कहने के जब तक फैसला नहीं आएगा आपको इजाज़त नहीं है, अगर ये कह देती तो अब बच्चों के इम्तिहान हो रहे हैं, बहुत अरसे बाद स्कूल खुले हैं, सब निबट जाता, ठीक है, 8 दिन 10 दिन के बाद। नहीं तो ओवैसी साहब का ये बयान इसी दौरान में आया कि एक हिजाबी लड़की किसी दिन यहाँ की वज़ीर आज़म बनेगी। आपको लगता है कि ये इस तरह का बयान की ज़रूरत है? देखिए, वो एक सियासी आदमी है, ये हम और आप क्यों भूल जाते हैं। तो सियासी जो भी शख्सियत होती है वो अपने हिसाब से चीज़ों को इस्तेमाल करती है। तो उन्होंने भी इस्तेमाल किया इसको, तो उसको उन्होंने इस्तेमाल भी किया। एक उनका जेन्युइन कंसर्न भी था और उन्होंने उसको इस्तेमाल भी किया। मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि सियासत में ये बहुत जरूरी है कि किस वक्त आपको क्या बोलना है, लार्जर इंटरेस्ट में कम्युनिटी के वो देखना चाहिए। तो उन्होंने ये समझा कि इलेक्शन की रैलियों के अंदर यूपी में इलेक्शन का इस्तेमाल करेंगे तो वो शायद उनको वोट मिल लेंगे, तो वो उनकी इतनी सियासत है। तो क्या वोट मिले होंगे इस बयान से? वो तो बेटी बताएगी। बेटी बताएगी। अच्छा, इसी दौरान में हम देख रहे हैं कि केरला के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान अचानक शरई उमूर के मामले में फिर एक्टिव हो गए हैं और उनकी बड़ी कीमती राय सामने आ रही हैं और कुरान और हदीस के हवाले दे रहे हैं। पर्दे के ताल्लुक से भी उनका एक बयान आया है। तो ये अचानक क्यों एक्टिव हुए हैं और ये इस तरह का जो हिजाब के ताल्लुक से उन्होंने बयान दिया है, क्या इसका कोई खास पस मंज़र है? मुल्क के सदारती इंतखाबात होने जा रहे हैं जुलाई में। आपको मालूम है कि इसी साल जुलाई में सदर का इंतखाब होना है और आरिफ मोहम्मद खान एक बड़े कंटेंडर हैं। और मैं तो ये समझता हूँ कि केरला का गवर्नर उनको बनाकर इसलिए भेजा गया था कि उनको अपग्रेड करके नायब सदर या सदर बनाना था।
लेकिन संघ परिवार की वो एक समझ लीजिए कि महबूब तरीन शख्सियत इस वक्त हैं। और आरिफ मोहम्मद खां मुकम्मिल सियासतदान हैं। वो बहुत पढ़े लिखे आदमी हैं, स्कॉलर भी हैं। वो जानते हैं कि चीज़ों को किस तरह से अपने नैरेटिव के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। तो गोया उनकी नज़र सदारती कुर्सी पर है। तो वो जो कुछ भी कर रहे हैं, मेरी अपनी राय ये है, अपना मेरा वो है कि वो सदारत के ओहदे के राष्ट्रपति भवन तक पहुंचने के लिए सब कुछ कर रहे हैं। तो उसके लिए वो शरीयत के साथ भी खेल सकते हैं, खेल रहे हैं। अब शरीयत के साथ, अब देखिए शरीयत का मामला जो है ये इस हद तक तो मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं कह रहा हूं कि उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा ये बताएं कि इस वक्त जो सूरत हाल है, जैसे ये हिजाब का तनाज़ा हुआ, उस पर बात करते हैं, ये एक शरई मसला है, ये मजहबी मसला भी है और अब ये एक सियासी मसला हो गया है। ये सिर्फ शरई मसला नहीं है, ये दस्तूरी मसला भी है। हम भूल जाते हैं हमारी सारी लड़ाई इस वक्त जो है वो दस्तूरी लड़ाई है। मुस्लिम जमातें इस बात को बहुत गौर से देख रही हैं कि कर्नाटका हाई कोर्ट के अंदर इस पर क्या जजमेंट आएगी। उसी के बाद जो है मैं समझता हूं शायद मुस्लिम जमातें मिलकर बैठेंगी और उस पर कुछ अपना फैसला करेंगी, कुछ बात करेंगी। आइए एक बात ही कर लेते हैं कि हिजाब का तनाज़ा पैदा हुआ तो मुस्लिम पर्सनल बोर्ड जो शरई उमूर के तहफ़्फ़ुज़ और रहनुमाई के लिए बनाया गया था, आम ख्याल ये पैदा हो रहा है कि मुस्लिम पर्सनल बोर्ड एक तरीके से उसमें मुअत्तल हो गया है। उसकी वो सरगर्मी, उसकी वो रहनुमाई जब ज़रूरत होती है वो सामने नहीं आ पाती है। आपका क्या ख्याल है? एक बयान दे दिया उन्होंने हिजाब के ताल्लुक से और फिर खामोश हो गए। रहनुमाई तो करनी चाहिए ना। नहीं, मैं आपसे फिर अर्ज कर रहा हूँ कि मुस्लिम जमातों का ये कंसिडर्ड ओपिनियन है, जो मैं समझता हूँ इंक्लूडिंग पर्सनल बोर्ड, जो कि मेरी कुछ लोगों से बात भी हुई है, जमात इस्लामी की बात भी हुई है, जमात उलमा की बात भी हुई है, कि मुस्लिम जमातों को कर्नाटका हाई कोर्ट में जो प्रोसीडिंग चल रही है, जो सुनवाई हो रही है, उस वक्त तक जरा तहम्मुल से काम लेना चाहिए, क्योंकि यूपी के इलेक्शन तो है ही है। असल मसला ये है कि एक नैरेटिव, आपने भी अपनी गुफ्तगू में अभी शुरू में जो इब्तदाई गुफ्तगू की और इंट्रोडक्टरी रिमार्क्स दी, उसमें कहा कि भाई ये इंतखाबी अमल को असरअंदाज करने का नहीं, सिर्फ वो नहीं, उससे बड़ा मसला ये है कि हिंदुस्तान में मुसलमानों के खिलाफ एक ऐसा माहौल बनाना है जिससे जो राइट विंग पॉलिटिक्स है, जो संघ परिवार की हिंदुत्ववादी पॉलिटिक्स है, उसको तक़वियत मिलती रहे। ये उससे कहीं बड़ा मसला है। और ये मसला ये भी है कि हिंदुस्तान के मुसलमानों को और दूसरी अक़लियतों को दस्तूरी हुकूक जो दिए गए हैं उसको सबटाइज किया जाए। मतलब आप बिल्कुल सही है, लेकिन आप ये कहना, आप मुस्लिम जमातों की खामोशी को या उनकी मसलियत को जस्टिफाई कर रहे हैं कि उनका रवैया बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल ठीक है। अभी कोर्ट में बात चल रही है ना, अभी ये मसले को शुरू हुए 10 दिन हुए हैं जी। तो कोर्ट में मसला तो 3 तलाक का भी था, लेकिन फिर भी मुजाहिरे सड़कों पे हो रहे थे, सब कुछ हो रहा था। वो एक लंबा चला है, इसकी उम्मीद ये है, सबको उम्मीद है कि अगले 1 हफ्ते के अंदर अंदर कोर्ट की कुछ ना कोई रूलिंग आएगी। ठीक है, अब थोड़ी सी बात मशावरत की कर लेते हैं। आप मशावरत के सदर हैं और आपको काफ़ी अर्सा हो गया है इस ओहदे पर रहते हुए। 2-3 बातें जो शिकायतें कहें या ऑब्जर्वेशन हैं उसके बारे में मैं ज़रा सी वज़ाहत करता हूं। पूछिए। पहली बात तो ये है कि एक परसेप्शन ये बन रहा है कि मशावरत बिल्कुल खामोश हो गई है, और ख़ास तौर से यूपी का चुनाव हो रहा है उसमें मशावरत कहीं दिखाई नहीं देती, जबकि पहले वो इस तरह की सूरत हाल में रहनुमाई करती थी। पहली बात तो ये। दूसरी शिकायत ये पैदा हो रही है कि मशावरत इस वक्त एक वन मैन शो की तरह हो गई है। आपने अभी तक सेक्रेटरी जनरल नहीं बनाया किसी को, पूरा वक्त गुजर गया। और तीसरी ये है कि आपने अब तक जनरल बॉडी की मीटिंग नहीं बुलाई अपने पूरे ये मौजूदा पीरियड में। तो आखिर इन तमाम चीज़ों की वजह क्या है? क्या ये एक आदमी की मशावरत है? क्या आपने इसके ऊपर तसल्लुत कर रखा है, किसी को आने नहीं देना चाहते? क्या आखिर मामला है क्या? देखिए, आप मुझे इन तीनों सवालों का जवाब। बिल्कुल आपने बहुत अच्छे सवाल किए। ये सवाल जो मुशावरत में जो एक गिरोह था जो इस पे कब्जा करना चाहता था, वो ये सब
बातें करता रहता है। पहला सवाल आपने किया कि यूपी के ताल्लुक से, यूपी के मुशावरत खामोश सी है। वही मतलब यूपी के ताल्लुक से मुशावरत, यूपी एक उसका हिस्सा है कि भाई यूपी में तो खामोश हो गई। आपने 3 सवाल किए। पहला सवाल यूपी के ताल्लुक से, यूपी के ताल्लुक से मुशावरत ने बहुत ही अहम 2 मीटिंगें की हैं और उन मीटिंगों में बिल्कुल ये तमाम जमातों का, जिसमें मैं तमाम जमातों के नाम ना पूछिएगा, जितनी मिल्ली जमातें हैं उन सब की नुमाइंदगी मौजूद थी और उन सब ने ये कहा कि पब्लिक स्टेटमेंट हमें नहीं देना है। मौजूदा दौर माजी के दौर से जरा अलग है। तो और एक मीटिंग नहीं करी, 2 मीटिंगें करी, जिसमें मुख्तलिफ जमातों के जिम्मेदारान मिलकर सर जोड़कर बैठे मुशावरत के इनिशिएटिव पर। मतलब मुशावरत नहीं बैठी किसी इनिशिएटिव पर, मुशावरत के इनिशिएटिव पर जो मुस्लिम जमातें हैं, जो मुशावरत की में भी मेंबर रुकन है और जो मुशावरत की मेंबर रुकन भी नहीं है, नाम लेने की जरूरत नहीं है, अहम जमातें हैं, वो सब उनके नुमाइंदे बैठे और 2 मीटिंग 2 वक्तों में 1 महीने के अंदर हुई और जिसमें ये कंसिडर ओपिनियन हुआ कि जो हमें करना है करना चाहिए, लेकिन पब्लिक स्टेटमेंट हमें नहीं देना चाहिए। यूपी इलेक्शन के ताल्लुक से तो ये रहा। दूसरी बात आपने ये कही कि मुशावरत वन मैन शो हो गया है। हाँ, आपके अलावा कोई नजर ही नहीं आता। मैं बताता हूँ भाई, अहदेदारान तो और भी है ना, लेकिन किसी का कहीं कुछ होता नहीं। सेक्रेटरी जनरल नहीं है अभी तक आपका। सेक्रेटरी जनरल तो बाजी में भी ऐसा रहा है कि नहीं रहा है, लेकिन सेक्रेटरी जनरल जो पहले थे, मैंने ये तो वो जवाब हो गया यदि बीजेपी कहती है कि कांग्रेस के दौर में भी ऐसा हुआ है। सुन लीजिए बात, सुन लीजिए। पहली टेन्योर में मेरे जो सेक्रेटरी जनरल थे वो क्या करते थे? कुछ भी नहीं करते थे। उस वक्त भी सारा काम मैं करता था। तो मैंने मुशावरत की मजलिस आमला में ये बात रखी कि जो मेंबर जो चुने गए हैं आमला के अंदर, ये नामजद हुए हैं, वो ये मुझे बता दीजिए कि जो आदमी दफ्तर में आके बैठेगा हफ्ते में 4 दिन 3 दिन, उसको मैं सेक्रेटरी जनरल बनाने के लिए तैयार हूं। वो तो नामजदगी सदर करता है ना सेक्रेटरी जनरल की। ऐसा कोई आदमी मुझे नहीं, मतलब ये नहीं हो सकता कि सदर मुशावरत जो है वो सेक्रेटरी जनरल के नाम पे काम करे। और इससे बढ़कर क्या बात हो सकती है कि पिछले टेन्योर के अंदर सारा काम मैं करता था, लेकिन सेक्रेटरी जनरल के पास कागज भेज देता था, दस्तखत कर दीजिए आप। वो नहीं उसमें मैं इत्तेफाक नहीं करता। तो मतलब पूरी मशावरत नाकारा है, एक सेक्रेटरी जनरल तक नहीं मिल पा रहा है। मैं कहना चाह रहे हैं भाई ये नहीं कह रहा। मैं पूछा ना मैंने कि बताइए कौन सेक्रेटरी जनरल बनेगा। सेक्रेटरी जनरल बनने कौन बना है? मतलब मैंने पूछा कौन बनना चाहता है, लेकिन वो बनेगा जो मुशावरत के दफ्तर में आके बैठे। मैं समझता हूं कि ये मेरी बिल्कुल जायज मेरी ख्वाहिश है। ये नहीं हो सकता कि साहब सिर्फ नाम के लिए मैं बना दूं। नाम के लिए क्यों बना दूं? मैं आप दिल्ली का भरा का कोई बना दूं नाम के लिए जो दफ्तर में नहीं आता है। माजी में लोग क्या 4-4 दिन यहाँ बैठे रहे हैं जो आपने अभी डिमांड कर रहे हैं? आप नहीं बैठे रहे, लेकिन एक ही आदमी करता था। शहाबुद्दीन साहब यहाँ पर, अल्लाह उनको गरीक रहमत करे, सुबह 10 बजे से और शाम 5 बजे तक चपरासी की तरह काम करते थे। उनके जमाने में सेक्रेटरी जनरल होते थे, सारा वो काम वही करते थे। कौन काम करता था मुझे बताइए आप? माजी में जितने वो हुए कोई सेक्रेटरी जनरल काम नहीं करता था। लेकिन ये कि बाकी 4 जनरल सेक्रेटरी तो है ना, 4 जनरल सेक्रेटरी तो है ना। किसी को मैंने मना कर रखा है क्या? हर आदमी को कह रखा है कि आप जो भी इशू पे है उस पर आप बयान देने की भी आप जो है इजाजत वो है, मशवरा कर दे दीजिए आप। तो कोई अगर बयान नहीं देता तो उसमें मैं क्या कहूँ? सिर्फ बयान देना ही काम है और क्या काम है? यहाँ पे मुशावरत का काम सिर्फ बयान देना है। मुशावरत का काम जो है, एक बात समझ लीजिए, मुशावरत जमीयत उलमा नहीं है, मुशावरत जमात इस्लामी नहीं है, मुशावरत जमीयत अहले हदीस नहीं है। मुशावरत एक सिर्फ मशवरे के प्लेटफॉर्म का नाम है। तो वही तो मशावरत नहीं है, मशावरत नजर आ रही है। कहाँ है? क्या है? आमला की मीटिंगें नहीं होती क्या? आमला में जो डिसीजन लिए गए हैं वही तो इम्प्लीमेंट होते हैं। जहां जब जनरल बॉडी की बात है, पहले 1 साल में कोरोना हो गया, कोरोना पूरा गुजर गया। अभी जब हम जनरल बॉडी बुलाने वाले थे तो फिर दोबारा ये सिलसिला शुरू हो गया और हमने तय किया था कि हम फरवरी के आखिर तक या मार्च में हम बुलाएंगे। तो अभी वक्त है, बुला लेंगे जनरल बॉडी की मीटिंग। मार्च में अरकान को आप यकीन दिला रहे हैं कि जनरल बॉडी की मीटिंग जल्द बुलाई जाएगी? बगैर जनरल बॉडी की मीटिंग बुलाए कुछ हो सकता है क्या? तो इसका मतलब है इसकी मीटिंग नहीं हुई है तो कुछ हुआ ही नहीं है अभी तक। इसका मतलब तो यही हुआ ना। आइंदा
इलेक्शन होगा अभी, बहुत सारी चीजें हैं। और जनरल बॉडी मीटिंग में आते कितने लोग हैं? जी जी, नहीं वो एक अलग सवाल है कि वो कितने लोग आते हैं। 15, 20 तारीख रही है। मेरे जमाने में जो है वो 60-65 लोग आने शुरू हुए हैं। मैं तो रिकॉर्ड दिखा दूंगा ना। अच्छा, फिर आपने कोई ऐसा क्राइटेरिया बनाया है कि मशावरत में कौन मेंबर रह सकता है, कौन नहीं रह सकता? मैं क्यों बनाऊंगा? मुशावरत का दस्तूर क्या कहता है? जो मुशावरत का दस्तूर है उसके हिसाब से जितनी मेंबरशाजी हुई है वो सब उसके हिसाब से हुई है। एक एक आदमी उठा के देख लीजिए आप, फॉर्मर ब्यूरोक्रेट्स, फॉर्मर जजेस, डीन है उसके अंदर हमारे यहाँ डीन, और आपका जो सरकारी अफसरान है वो ब्यूरोक्रेट्स है। नहीं तो बहुत से लोग जो उनको इनका चेहरा कभी देखा नहीं गया, जो कभी आते नहीं जाते नहीं, तो उनके बारे में भी तो कोई ना कुछ फैसला करने की जरूरत होती होगी। देखिए, मुशावरत ने ये बात अपनी 2 मीटिंगों के अंदर, जो अभी हाल में 2 मीटिंगें हुई हैं, आमला की मीटिंग हुई है, आमला की मीटिंग 17-18 लोग एक बार आए, 15 लोग एक बार आए, 25 में से 25 लोगों की इस वक्त आमला है। तो उसमें दोनों मीटिंगों में इस पर बहुत गहन चर्चा हुई और ये पाया कि बहुत सारे अरकान ऐसे हैं जो मुशावरत के मेंबर बने हुए हैं, आज तक मुशावरत की मीटिंग में नहीं आए, मुशावरत की फीस नहीं देते हैं, तो उन सबके ताल्लुक से फैसले हुए हैं। अच्छा। और जिन लोगों ने 4 साल से ज्यादा फीस नहीं दी है, 4 साल से ज्यादा फीस नहीं दी है, और जिन्होंने 2016 फरवरी के बाद कोई मीटिंग अटेंड नहीं करी है, फरवरी 2016 के बाद कोई मीटिंग अटेंड नहीं करी है, दस्तूर मुशावरत के हिसाब से जो लोग 2 साल तक मेंबरशिप फीस ना दें और 2 साल तक उसमें ना है, मीटिंग में ना है, उनकी रूल खत्म होनी चाहिए। तो ये बड़ा फैसला हुआ है, जो 25 में से 21 आमला के अरकान ने ये फैसला लिया है कि तमाम ऐसे लोग जिनको 2016 फरवरी के बाद जिन्होंने मीटिंग में हिस्सा नहीं लिया है और फीस नहीं दी है, तो 4 साल हो गए ना, उनको अलग कर दिया गया, उनको अलग कर दिया, अलग कर दिया गया, उनको अलग कर दिया गया, उनकी रुकनियत खत्म कर दी गई। अच्छा, उनकी कोई तादाद है? तादाद तो देखनी पड़ेगी कितनी तादाद है। तो ये थे नवेद हामिद साहब, जिनसे मुख्तलिफ इशूज़ के अलावा मशावरत के ताल्लुक़ से जो सवालात जहन में पैदा हो रहे हैं उनके बारे में खुलकर बात की गई, और उनके जवाब से हमारे नाज़रीन कितने मुतमईन हैं इसका फ़ैसला तो वही करेंगे। ये थी हमारी आज की ख़ास पेशकश। रोज़नामा ख़बरें से मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और आपसे ये गुजारिश है कि आप रोज़नामा ख़बरें के फ़ेसबुक पेज को लाइक कीजिए, उसको फॉलो कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया।